बिल्कुल। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम बैक। आपको याद है पिछले लेक्चर में हमने वेक्टर स्पेसिस का जो है वो चैप्टर कर रहे थे, मैथमेटिकल मेथड। तो उसमें जो है हमने पीछे काफी चीजें पढ़ी हैं, वेक्टर स्पेसिस, सब स्पेसिस। उसके बाद हमने काफी चीजें पढ़ी हैं पीछे। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास आ गया है रो एंड कॉलम स्पेसिस। रो और कॉलम स्पेसिस क्या होती हैं? सबसे पहले हम रो वेक्टर्स देखते हैं, कॉलम वेक्टर्स देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं रो स्पेसिस और कॉलम स्पेसिस क्या है। लेट ए बी एन एम क्रॉस एन मैट्रिक्स ओवर आर। एक हमारे पास मैट्रिक्स है ए, उसकी हमने कह दिया ऑर्डर जो है वो एम क्रॉस एन है। ठीक है, अब उसकी सारी जो है रोज हमने अलग अलग कर ली इस तरह। ये फर्स्ट रो है, जितनी भी रोज होंगी, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है। उसमें टोटल कितनी रो होंगी? एम। एम रो है, इसका मतलब एम ही हमारे पास P1 P2 सोन पी एम तक जाएगा। और ये जो रोज हमने अलग अलग कर ली हैं, इनको हम कहते हैं रो वेक्टर्स। इनको हमने कह दिया रो वेक्टर्स। अब इन रो वेक्टर्स को मिला के द सब स्पेस ऑफ आर एन स्पैन्ड बाय, इन रो वेक्टर्स से जो स्पेस हमारे पास बनेगी उसको हम नाम देंगे रो स्पेस का। सिंपल सी बात है। एक हमारे पास मैट्रिक्स है, उसके हमने बना लिए रो वेक्टर्स। हर रो को अलग अलग हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया, P1 P2 इस तरह हमने हर रो को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया। हमने कहा ये हमारे पास है रो वेक्टर्स। और उन रो वेक्टर्स को मिला के P1 P2 P3 अप टू सो ऑन Pm जितने रो वेक्टर्स हैं, एक स्पेस जनरेट करेंगे Rn, जिसको हम कहते हैं ये हमारे पास क्या है? रो स्पेस है। इसी तरह हमने क्या किया, हमने कॉलम्स अलग अलग किए और कॉलम से एक स्पेस बना ली। स्पेस बजाहिर कुछ स्पेस है, लेकिन वो सब स्पेस किसकी है? Rn की। हमने एक सब स्पेस जो है वो जनरेट की है, तो उसको हम कहते हैं ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास कॉलम स्पेस है। ठीक है, द डायमेंशन ऑफ रो स्पेस इज कॉल्ड द रो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। से जो रो स्पेस की डायमेंशन होगी उसको रो रैंक कहते हैं, और जो कॉलम स्पेस की डायमेंशन होगी उसको हम कहते हैं कॉलम रैंक। Thus, the row rank is the maximum number of linearly independent row vectors of A. Row rank क्या है? क्योंकि आपको पता है वो जनरेट कर रही है, स्पैन कर रही है किसी भी सब स्पेस को। तो स्पैन आपको पता है वो बेसिस होते हैं, और बेसिस लिनियरली इंडिपेंडेंट ही होते हैं। Thus, the row rank is the maximum number of linearly independent रो वेक्टर्स ऑफ ए। इसी तरह क्या है? कॉलम रैंक भी क्या है? मैक्सिमम नंबर ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम वेक्टर्स ऑफ ए। सिंपल सी चीजें, दो डेफिनेशंस हैं कॉलम स्पेस की, रो स्पेस की। ठीक है, रो इक्विवेलेंट मैट्रिसेस हैव द सेम रो स्पेस। जो रो इक्विवेलेंट मैट्रिसेस होते हैं, रो इक्विवेलेंट मैट्रिसेस आपको पता है हम कैसे निकालते हैं? हम रो ऑपरेशन लगाते हैं। रो ऑपरेशन हमने 3 पढ़े थे। कौन से थे एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस? उसमें क्या था, हम 2 रो को चेंज कर सकते हैं, नॉन जीरो से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और एक रो का स्केलर मल्टीपल दूसरी में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये 3 थे। तो ये 3 ऑपरेशन जिसपे लगा के अगला मैट्रिक्स बनता है उसको हम इक्विवेलेंट मैट्रिसेस बोलते हैं। रो इक्विवेलेंट मैट्रिसेस हैव द सेम रो स्पेस, उनकी रो स्पेस जो है वो सेम बनेगी। इसी तरह रो इक्विवेलेंट मैट्रिसेस हैव द सेम रो रैंक, उनका जो है वो रैंक वो भी सेम रहेगा। ठीक है, द रो रैंक ऑफ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इज ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n इज n। रो रैंक जो है अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका n ही रहेगा। द रो रैंक ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू इट्स कॉलम रैंक। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखनी है कि रो रैंक जो है वो उसके कॉलम रैंक के बराबर होगा। इसका क्या मतलब है? एक हमारे पास मैट्रिक्स है, उसकी हमने रो स्पेस बनाई, उसकी कॉलम स्पेस बनाई, तो रो रैंक उसका जो रो स्पेस से निकलेगा और कॉलम रैंक वो दोनों क्या है? वो बराबर आएंगे। ठीक है, ये मैं इतना एक्सप्लेन नहीं कर रही, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, ये से जो है इसका पार्ट है। ये डेफिनेशन देखें, ये हमने चैप्टर 4 में भी पढ़ा था कि डेफिनेशन जो है वो चैप्टर 6 में आएगी रैंक की। द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज डिफाइंड टू बी द कॉमन वैल्यू ऑफ द रो रैंक एंड द कॉलम रैंक। जो दोनों की कॉमन वैल्यू होती है, रो रैंक की और जो है कॉलम रैंक की, उनको हम कहते हैं ये हमारे पास क्या है? ये इसका रैंक है। द रैंक ऑफ इक्विवेलेंट मैट्रिसेस आर इक्वल। इक्विवेलेंट मैट्रिसेस का रैंक हमेशा इक्वल होता है, इसमें कोई शक नहीं है हमें। ठीक है, ये सेक्शन जो है ये एक्चुअली मैंने खुद स्किप किया था,
इसमें कोई भी इम्पोर्टेंट चीज नहीं है, ये कोई भी, ये नहीं करवाया जाता कॉलेजेस में भी नहीं, वैसे भी ये पीपीएससी के लिहाज से भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके लिहाज से जो दो चार एमसीक्यूज बन रहे हैं सिर्फ मैं आपको वो एक्सप्लेन कर रही हूँ, अदरवाइज मेरा पहले यही इरादा था कि मैं सेक्शन आपको स्किप करवा दूं। थ्योरम 39 देख लें। द नॉन जीरो रो ऑफ अ मैट्रिक्स इन एचिलॉन फॉर्म आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। जो नॉन जीरो रोज होती हैं किसी भी मैट्रिक्स में वो क्या होती हैं, एचिलॉन फॉर्म में। ठीक है, पहले कोई मैट्रिक्स गिवन है उसको एचिलॉन फॉर्म में लेके जाके देखेंगे, जो नॉन जीरो रोज बचती हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगी। ठीक है, ये छोड़ दे रैंक अल्टरनेटिव मेथड, ये जो है वो इधर से आप स्किप कर दें। जो डेफिनेशंस बताने वाली थी वो मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, ये इधर से स्किप कर दें सारे एग्जांपल्स। प्रूफ ऑफ द थ्योरम्स इन चैप्टर 4। ये चैप्टर 4 में हमने सारे थ्योरम पढ़ लिए थे, इनको हमें कंसिस्टेंसी क्राइटेरिया भी हमने पढ़ा था। ठीक है, तो उसका अब पहले प्रूफ उसमें भी गिवन था, ये प्रूफ इन्होंने और लिहाज से किया है, उधर जो है वो और तरीके से गिवन था। ठीक है, ये सारा जो है वो आगे उन्होंने सोल्विंग क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है? एक्चुअली आप लीनियर से ही देख लें, ट्रांसफॉर्मेशन तो बात की बात है। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब एक फंक्शन से दूसरे में जाना, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन आपको पता है हम फंक्शन को भी बोलते हैं, ये बात तो इधर ही खत्म हो जाती है। लीनियर का भी आप देख लें, लीनियर का मतलब है कि लीनियरिटी प्रॉपर्टी एक होती है जो होल्ड करेगी। ठीक है, उसके दो एक्सियम्स इन्होंने लिखे हुए हैं वो हम देख लेते हैं, उसको ही हम बोलते हैं कि ये लीनियरिटी प्रॉपर्टी भी है। अब डेफिनेशन 48 देखें। लेट यू एंड वी बी टू वेक्टर स्पेसिस ओवर द फील्ड एफ। दोनों की फील्ड जो है वो सेम है, एफ है, यू भी वेक्टर स्पेसिस है। और एक ट्रांसफॉर्मेशन लिया हमने, फंक्शन लिया टी जो है यू से वी पे। ठीक है, यू के एलिमेंट लेंगे तो वी के एलिमेंट मिलेंगे। बी अ फंक्शन देन टी इज कॉल्ड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। टी जो है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है अगर ये कंडीशंस जो है हमारे पास पूरी होती हैं। ठीक है, इधर देखें आप, फर्स्ट एक्सियम क्या है कि अगर हमने u1 प्लस u2 किया, उस पे t जो है वो अप्लाई किया है, तो हमारे पास क्या आएगा, t ऑफ u1 प्लस t ऑफ u2, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, और दूसरी कंडीशन में क्या है, अगर फील्ड का एलिमेंट स्केलर अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो बाहर जाके t जो है फंक्शन वो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये है लीनियरिटी प्रॉपर्टी। इन दोनों को हम मिला के भी लिख सकते हैं, अगर कहीं मिला के लिखा है तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। In other words, T U से V is linear if it preserve the two operations of vector spaces, namely vector addition and scalar multiplication. ये दो ऑपरेशंस हैं, एक वेक्टर एडिशन है और दूसरी क्या है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, ये दोनों अगर किसी में सेटिस्फाई होती है तो हम कहते हैं ये हमारे पास क्या है, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है हमारे पास, या लीनियर फंक्शन भी बोल सकते हैं। दिस डेफिनेशन इंक्लूड्स द पॉसिबिलिटी दैट यू एंड वी आर बोथ द सेम स्पेस। उनकी जो है वो सेम स्पेसेस होंगी। ठीक है, उसके बाद ये देखें, ये मैं आपको कह रही थी कि हम इनको मिला के भी लिख सकते हैं। अगर हमने स्केलर मल्टीप्लाई कर दिया है, वेक्टर स्पेस के एलिमेंट से पहले ही उनको ऐड किया, फिर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की है, तो दोनों में स्केलर बाहर, ये वाली स्केलर दूसरी प्रॉपर्टी जो है, और फिर वो ऐड हो रहे हैं तो पहली प्रॉपर्टी, इसमें वेक्टर एडिशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन दोनों एक ही प्रॉपर्टीज में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन ज्यादा कंसाइज है। अगर टी हमारे पास एक ट्रांसफॉर्मेशन है यू से वी पे, इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इफ एंड ओनली इफ, इसमें जो है आप अगर वर्डिंग में याद करना चाहें, ये लीनियरिटी प्रॉपर्टी होल्ड इन दिस ट्रांसफॉर्मेशन देन इट इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो है आप लफ्जों में याद कर सकते हैं, अगर उसमें लीनियरिटी प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है तो वो हमारे पास क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। और अगर इस तरह जितने मर्जी नंबर्स आ जाए तो अलग अलग उस पर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन भी अगर आ जाए तब भी वो ट्रांसफॉर्मेशन हर किसी पे अलग अलग अप्लाई हो जाएगी।
इसका मसला नहीं है। जीरो ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास क्या होती है? जीरो ट्रांसफॉर्मेशन आप देख लें कि क्या है, वो जीरो ही रहना है, किसी भी एलिमेंट पे अप्लाई होगा हमारे पास जीरो ही मिलेगा। ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन को हम बोलते हैं हमारे पास क्या है, ये जीरो ट्रांसफॉर्मेशन है। दस द जीरो ट्रांसफॉर्मेशन मैप्स एवरी वेक्टर u इनटू द जीरो वेक्टर। जो जीरो ट्रांसफॉर्मेशन है वो u के हर वेक्टर को v के जीरो पे मैप करती है। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारे पास छोटी छोटी इसकी एग्जांपल्स हैं। एग्जाम्पल आप देख लें, इसमें जो है हमें पता है कि जो डिफरेंशिएबिलिटी है वो भी लिनियरिटी प्रॉपर्टी को होल्ड करती है, और इंटेग्रेबिलिटी में भी जो है हमारे पास वो लिनियरिटी प्रॉपर्टी होल्ड करती है। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, ये हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन 49 देखें। लेट टी जो है हमारे पास टी यू टू वी बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन द सबसेट ऑफ यू, यू का हमने लिया एक सबसेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल वेक्टर्स दैट टी मैप्स इनटू द जीरो वेक्टर। अब हमने यू का एक सबसेट लेना है, और सबसेट में सिर्फ वो वेक्टर्स लेने हैं जिनका इमेज हमारे पास जीरो आ रहा है, जो जीरो और वी के जो है वो जीरो वेक्टर पे मैप हो रहे हैं। और वो जो सबसेट है उसको हम कहते हैं इज कॉल्ड द नल स्पेस और कर्नल ऑफ टी। इसका एक क्वेश्चन जो है वो पीपीएससी में आया भी था, ये मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, कर्नल का एक क्वेश्चन जो है वो आया था लाजमी। ठीक है, तो ये बात समझ लें कि हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है u टू v। हमने u के वो तमाम एलिमेंट्स का एक सेट बना लेना है जो किस पे मैप हो रहे हैं, जो v के जीरो पे मैप हो रहे हैं। ठीक है, जो v के जीरो पे मैप हो रहे हैं उनका एक सेट बनाकर हमने कह देना ये हमारे पास क्या है, ये इस ट्रांसफॉर्मेशन की नल स्पेस है, या हमारे पास क्या है, इस ट्रांसफॉर्मेशन का कर्नल है। और इसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, नल स्पेस है तो u के तमाम एलिमेंट्स जो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के बाद हमारे पास v के जो है वो जीरो पे या v की एडिटिव आइडेंटिटी पे मैप होते हैं। ठीक है, as with function in general the subset of v consisting of all functional values of t is called the range of t। रेंज क्या है, जो मैपिंग में एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं उनका एक सेट बना दिया और उसको हम कहते हैं क्या है, ये हमारे पास रेंज है। ये भी ये इंपॉर्टेंट तीन चार डेफिनेशंस होती हैं हमारे पास। इसमें हमारे पास क्या है कि एक तो कर्नल आपको बता दिया, दूसरी हमारे पास रेंज है, उसके बाद एक और आगे आएगी वो भी मैं आपको भी बता देती हूँ। रेंज में जो जो एलिमेंट्स मैपिंग में यूज हो रहे हैं, ठीक है, वी के जो एलिमेंट्स मैपिंग में यूज हो रहे हैं उसको हम एक सेट बना के ये कह देते हैं ये हमारे पास इस ट्रांसफॉर्मेशन की रेंज है। थ्योरम 50 देखें। लेट टी यू टू वी बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन देन आर ऑफ टी। अब ये थ्योरम डेफिनेशन क्यों बताएंगे, दोनों थ्योरम्स वो उसमें यूज हो रही हैं। ठीक है, रेंज जो है उस ट्रांसफॉर्मेशन की वो भी क्या है, सब स्पेस है वी की, क्योंकि वी के एलिमेंट्स होंगे, और जो कर्नल है या नल स्पेस है वो सब स्पेस है यू की। ठीक है, वो सब स्पेस बनाएंगी जो हमारे पास। हमने अभी डेफिनेशन पढ़ी कर्नल की, हमने पढ़ी रेंज की डेफिनेशन। ठीक है, जो एलिमेंट्स हमारे पास रेंज में यूज हो रहे हैं वो वी का सबसेट है और वो वी की सब स्पेस बनाएंगे, और जो एलिमेंट्स हमारे पास नल स्पेस में यूज हो रहे हैं वो यू का सबसेट बनेगा और वो यू की ही सब स्पेस हमारे पास बनाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन है A linear transformation Tu to V is called one to one और इंजेक्टिव इफ फॉर ऑल। अगर उसमें क्या है, दो एलिमेंट्स अगर सेम नहीं है तो उनका इमेज भी सेम नहीं हो सकता। डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट इमेजेस, उसमें वन वन जो प्रॉपर्टी है वो होल्ड करती है, तो वो हमारे पास क्या ट्रांसफॉर्मेशन है, वो वन वन ट्रांसफॉर्मेशन है, या हमारे पास क्या है, इंजेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, टी इज कॉल्ड एन ऑन टू ट्रांसफॉर्मेशन अगर तो है उसकी रेंज वो पूरी स्पेस वी के बराबर हो जाए, क्योंकि वी ही है ना उसमें डोमेन रेंज में आ रहा, उसकी को डोमेन वी इसकी क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन की को डोमेन है। अगर रेंज और को डोमेन बराबर हो जाए, ये हमने उसमें फंक्शन में भी पढ़ा था, वो हमारे पास फंक्शन बन जाता है ऑन टू। इसी तरह ये ऑन टू ट्रांसफॉर्मेशन। आपको एक बात फिर क्लियर करती चलूं, फंक्शन का दूसरा नाम ट्रांसफॉर्मेशन भी है। ठीक है, इसलिए आपने इधर कंफ्यूज नहीं होना, सारा कॉन्सेप्ट फंक्शन का ही इधर यूज हो रहा है। A linear transformation that is both one to one and on to is called isomorphism। ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन जो वन वन भी हो और ऑन टू भी हो उसको हम बोलते हैं आइसोमॉर्फिज्म या फिर नॉन सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ये नेम जो है वो आपने इसके याद रखने हैं बाय नेम इसे।
फिर हम 52 देखें, अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी यू टू वी इज 1 1 to 1 इफ एंड ओनली इफ कर्नल ऑफ नल स्पेस ऑफ टी इज, या फिर कर्नल जो है वो 0 के बराबर आ जाए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आई थिंक पीपीएससी में यही आया था। हाँ जी, यही पीपीएससी में क्वेश्चन आया था कि अगर हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है एक वो 1 1 कब बनेगी? वो 1 1 तब बनेगी जब उसके जो है कर्नल या नल स्पेस में सिर्फ 0 एलिमेंट आए, 0 जो है वो 0 पे मैप हो रहा हो, उसके अलावा कोई भी अदर एलिमेंट क्यू का 0 पे मैप ना हो रहा हो, तो उसको हम कहते हैं ये हमारे पास 1 1 ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन भी आप नोट कर ले कि अगर नल स्पेस में सिर्फ 0 होगा तो 1 1 है, अगर 1 1 है तो नल स्पेस में 0 आएगा। क्रोलरी देख लें। अब 1 to 1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रिजर्व्स बेसिस एंड डायमेंशन, जो 1 1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी उसमें बेसिस और उसकी डायमेंशन जो है वो लाजमी आएगी। किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, बाकी हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं।